किसी ने सच ही कहा है, करो वही जो कहे सब तेरे बस की नहीं है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आशा अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए सीरीज एग्जाम के लिए, जो कि है बच्चों द आग सीरीज फॉर बोर्ड एग्जाम। बच्चों इस सीरीज को हमने आग सीरीज नाम क्यों दिया? क्योंकि 100% आप इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद पेपर में आग लगा के ही आएंगे। एक एक प्रश्न को बच्चों फोड़ के आएंगे, यह गारंटी है बच्चों। 100% सभी प्रश्नों को आप करके आएंगे। बच्चों इस सीरीज में हम अभ्यास को, किसी चैप्टर को कैसे समाप्त करेंगे इसके बारे में जान लें। तो बच्चों एक अभ्यास को हम लोग 3 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी एक अभ्यास को 3 वीडियो में हम पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। कैसे समाप्त करेंगे बच्चों? तो फर्स्ट वीडियो जो होगा बच्चों, किसी भी अभ्यास को हमने उठाया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला अभ्यास उठाया, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, तो इस चैप्टर के 3 भाग होंगे। इस अभ्यास के कितने भाग होंगे बच्चों? 3 भाग। 3 वीडियो आएगा। पहला वीडियो जो होगा बच्चों वह आपका होगा बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरा वीडियो जो होगा बच्चों वह होगा अति लघु उत्तरी प्रश्न, और तीसरा वीडियो जो होगा बच्चों वह लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। सारे प्रश्नों को इसमें कंबाइन होगा। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे वास्तव में लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछता है। बच्चों इस सीरीज में हम एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे बच्चों। इस सीरीज में हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के बेसिस पे खत्म करेंगे। कैसे समाप्त करेंगे बच्चों? क्वेश्चन के बेसिस पे। मतलब इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता कैसे है, उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के आधार पर समाप्त करेंगे, जिससे आपको यह फील हो सके कि वास्तव में एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा क्या और क्वेश्चन आएगा क्या। बच्चों इस सीरीज को हमने बहुत अच्छी तरीके से सोचने के बाद स्टार्ट किया है। 100% इस सीरीज को सक्सेस बनाने के लिए आप लोग पूरा हेल्प कीजिएगा। तो शुरू करने वाले हम लोग आज अपना पहला यूनिट, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, और इस यूनिट का पहला अभ्यास बच्चों कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इस अभ्यास का हमारा आज पहला वीडियो है बच्चों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या बहुविकल्पी प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे बच्चों, उनको जरूर आप सॉल्व करेंगे, 100% क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? 2 समरूप धातु के गोलों को, बहुत ध्यान से समझेंगे, 2 समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +Q और -Q आवेश दिया जाता है। समरूप धातु के गोले मतलब बच्चों 2 गोला होगा और वह दोनों समरूप है। समरूप का अर्थ मतलब जितना द्रव्यमान पहले का उतना द्रव्यमान उसका, जितना आकार इसका उतना आकार इसका। मान ले रहे हैं बच्चों एक हमारा पहला गोला हो गया और यह क्या हो गया? दूसरा गोला। पहला गोला और दूसरा गोला। कह रहा बच्चों एक को नेगेटिव चार्ज दिया जा रहा है, एक को क्या दिया जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज, यानी एक को धन आवेश और एक को ऋण आवेश। अब ध्यान से समझिए, वास्तव में धन आवेश और ऋण आवेश आते कैसे? इसके लिए बच्चों अब नोटिस करेंगे बहुत ध्यान से। अगर हमारे पास 2 पदार्थ है, पहला पदार्थ और दूसरा पदार्थ, अगर एक से कुछ चार्ज निकल के दूसरे पे जा रहा है, एक से कुछ चार्ज निकल के क्या जा रहा है? दूसरे पे। चार्ज का मतलब है बच्चों, चार्ज का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉनों के रूप में, आवेश का प्रवाह किसके रूप में होता है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कुछ जा रहे हैं दूसरे को। तो नोटिस करेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह होता है -1.6 × 10⁻19, और जबकि इसका जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह होता है बच्चों 9.1 × 10⁻31 kg, यानी 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। बहुत कम होता है। लेकिन जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे इस दूसरे गोले पे, तो इतना द्रव्यमान लेकर जाएंगे, 9.1 × 10⁻31 किग्रा द्रव्यमान लेके जाएंगे। और जब द्रव्यमान लेके जाएंगे, इसका मतलब यह होगा कि यहां से द्रव्यमान की कमी होगी, यहां से द्रव्यमान की क्या होगी? कमी होगी। लेकिन हमारा प्रश्न चार्ज के रूप में दिया है, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अपने साथ नेगेटिव जो नेचर है उनका, यानी ऋणात्मक जो प्रकृति है उसको लेकर जाएगा। और जब ऋणात्मक प्रकृति लेकर जाएगा तो यहाँ कैसा प्रकृति आएगा? नाम इसी का आएगा। अरे 2 दोस्त हैं, बुराई त्यागेगा तो अच्छाई तो ग्रहण करेगा, यानी मतलब जब नेगेटिव चार्ज यहाँ से जाएगा तो कैसा चार्ज यहाँ होगा? पॉजिटिव। मतलब बच्चों जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है वहां पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और जहां पर जा रहा है उसका कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। जहां पर जा रहा है उसका चार्ज कैसा? नेगेटिव। और जहां से जा रहा है उसका चार्ज पॉजिटिव। लेकिन अब चार्ज तो इसका नेगेटिव हो गया, लेकिन इसका क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो इसका कुछ द्रव्यमान भी तो है, तो द्रव्यमान भी तो लेके जाएगा।
और जब यहाँ से द्रव्यमान लेके जाएगा तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, घटेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज वाले का द्रव्यमान घटेगा और नेगेटिव चार्ज वाले का द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर जी जो नेगेटिव चार्ज है उसका द्रव्यमान बढ़ेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका द्रव्यमान घटेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं तीसरा नंबर जो नेगेटिव चार्ज वाला द्रव्यमान है इसका द्रव्यमान ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज के द्रव्यमान से। क्लियर है बच्चों? यहाँ तो बराबर कहा, इसका मतलब यह गलत होगा। यहाँ पे पॉजिटिव वाले को ज्यादा कह दिया, इसका मतलब यह गलत। यानी यहाँ पे नेगेटिव वाले को ज्यादा कहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया तो अपने साथ द्रव्यमान लेकर गया और नेचर भी अपना लेकर गया, इस वजह से नेगेटिव हुआ। लेकिन इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होने, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ नेगेटिव। तो जब नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से कुछ द्रव्यमान भी लेकर गया है। तो इसका द्रव्यमान ज्यादा, इसका द्रव्यमान कम। यानी नेगेटिव चार्ज वाले का द्रव्यमान ज्यादा और पॉजिटिव चार्ज वाले का द्रव्यमान कम। और इस कंडीशन को कौन बता रहा है, तीसरा ऑप्शन। यानी तीसरा क्या होगा बच्चों, सही होगा। क्लियर है? पहला प्रश्न समझ में आया होगा। आते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न पे। पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। नहीं समझ में आएगा वीडियो को जरूर बैक करके आप लोग देख लेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके बच्चों। एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से समझेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता किसे कहते हैं? ध्यान देंगे बच्चों, जब अभी आप लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे लघुत्तरी प्रश्न में तो उसमें इसके बारे में पूरे अच्छी तरीके से जिक्र करेंगे। उस नियम को थोड़ा सा जान लीजिए। तो वह होता है बच्चों कूलाम का नियम, या बराबर 1/4, ध्यान से समझेंगे बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है बच्चों इसी को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर इसका मात्रक आपको निकालना है तो इसको एक साइड में ले जाइए, बटे में यही इधर गुणे में होगा। यानी यह हो जाएगा बच्चों आपका F गुणे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ अगर एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है गुणे में कहाँ जाएंगे, बटे में। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई इंटू क्या हो जाएगा बच्चों F, क्योंकि बटे में आ गया, इंटू Q1 Q2 बटे R²। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान देंगे इसका मान निकालना तो 1/4 पाई आपका कांस्टेंट राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, नियत मान। Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, यानी क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। यानी यहाँ इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों कूलम स्क्वायर। बटे मतलब क्या होता है प्रति, और फोर्स का मात्रक क्या होता है बच्चों न्यूटन। और R क्या होता है, अगर यहाँ पे दो आवेश है तो R इनके बीच की क्या होती है दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों मीटर। तो यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक बनेगा बच्चों वह बनेगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा ये देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। या तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चों, गलत नहीं तो कर देंगे। यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है, लेकिन यहाँ क्या है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर, यानी वैद्युतशीलता का जो मात्रक है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आते हैं थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, किसी विद्युत रोधी जिसको हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ आपका एक अचालक पदार्थ होता है जिसमें करंट का फ्लो न के बराबर होता है, मतलब ना ही होता है। ये कह रहा है कोई विद्युत रोधी माध्यम है, उसका परावैद्युतांक यानी उस परावैद्युत पदार्थ का जो अंक है, मतलब उसका जो मान है। परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक को कैसे डिनोट करते हैं, वह कितना हो सकता है। तो बच्चों यार दोनों प्रश्न अगर क्लियर है तो इसको हम मिटा रहे हैं और इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे। कैसे आइए देखते हैं। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा बच्चों इस प्रश्न को। यहाँ कह रहा बच्चों किसी विद्युत रोधी यानी किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युत। तो बच्चों यह परावैद्युतांक के मान 3 पॉइंट नोट करेंगे। अगर बच्चों प्रश्न में कह रहा निर्वात में परावैद्युत पदार्थ का मान या फिर विद्युत रोधी पदार्थ का परावैद्युतांक, तो निर्वात के लिए होता है बच्चों 1। निर्वात के लिए K का मान कितना होता है 1। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे, अगर कोई माध्यम कह रहा है, जैसे इस प्रश्न में कहा गया है किसी विद्युत रोधी माध्यम में परावैद्युतांक K हो सकता है, तो इसके लिए बच्चों K का मान 1 से ज्यादा होता है, यानी 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, अगर यही कह दिया धातु के लिए, किसके लिए बच्चों धातु के लिए,
यानी यह जो माध्यम है, इस मान लीजिए कूलाम का नियम, हमारा दो आवेश है या दोनों निर्वात में है, तब तो बल इतना लगेगा। अब इन दोनों आवेशों के मध्य में हम कोई धातु रख दें, धातु मतलब क्या, अरे वही सोना चांदी च्यवनप्राश, च्यवनप्राश ना होगा जी, सोना जैसे हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, यही सब क्या होते हैं, आपके धातु होते हैं। अगर इन सभी को इसके मध्य में रख देंगे तो उस कंडीशन में जो के का मान होता है बच्चों, यानी किसके लिए, उस कंडीशन में जो के का मान होता है धातुओं के लिए, वह आपका होता है इनफाइनाइट। कितना होता है, इन तीनों पॉइंट्स को याद रखें। आनी पर अवैधुतांक का जो के का मान है निर्वात के लिए कितना होगा, एक, किसी माध्यम के लिए एक से ज्यादा, और अगर धातु माध्यम है, माध्यम कैसा है, धातु है, ऐसे सोना वोना जो भी होते हैं, जो भी धातु होते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे उसका चर्चा करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, इनफाइनाइट। तो बच्चों यहाँ पे हमारा तो माध्यम की बात कर रहा है, तो माध्यम का मान, माध्यम के लिए के का मान एक से ज्यादा, तो कौन है, माइनस में यही तो हो नहीं सकते, दूसरा जीरो ये भी हो नहीं सकता, या तो 0.51 से 0.71 से कम है, 6.0 यानी 6 एक से क्या है बच्चों, ज्यादा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। लेकिन यह तीनों कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि इसी तरह से प्रश्न इससे बन सकते हैं। आइए बच्चों चलते हैं चौथे प्रश्न पे, और इस प्रश्न को मिटाते हैं क्योंकि क्लियर हो रहा होगा, आई होप। अगर नहीं क्लियर है तो भी अच्छी बात है। चलो देखते हैं कौन सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है बच्चों, सूत्र को याद रखेंगे, E बराबर होता है F अपान Q। मतलब क्या बच्चों, किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण अगर कोई चार्ज आ रहा है कहीं उस वैद्युत क्षेत्र में, तो उस वैद्युत क्षेत्र पे लगने वाले बल, चलो पूरा कॉन्सेप्ट समझो। कोई आवेश है यहाँ पे, इसका क्षेत्र बना हुआ है, और इसके अंदर कोई आवेश आ रहा है, तो यह वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पे बल लगेगा, उस बल और यह जो आवेश यहाँ आ रहा है, इसके अनुपात को ही कहते हैं क्या बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ तो हम क्लियर करेंगे, आपको जल्दी है तो वीडियो लिस्ट में जरूर जाके इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ देखेंगे बच्चों, E बराबर F अपान Q, फोर्स का मात्रा क्या होता है बच्चों, न्यूटन, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। इसमें कोई ऑप्शन है, यहाँ देखिए क्या रहा, न्यूटन कूलम, ये तो 100% गलत, कूलम ये तो उल्टा कह दिया है, न्यूटन प्रति कूलम, यही आपका सही होगा। और बच्चों यह पॉइंट याद रखने के साथ साथ एक मात्रक और याद रखेंगे, क्या, वोल्ट प्रति मीटर, ये भी कई बार पूछा गया। ऑप्शन में इसको न देखिए, अगर इसको देगा तो भी आपका 100% सही होगा। क्यों, क्योंकि यह तो बच्चों आपका है E बराबर F अपान Q, और विभव प्रवणता भी आगे पढ़ेंगे तो V संधारित्र वाले चैप्टर में, E बराबर V अपान D। V क्या बच्चों, विभव, विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट, और D क्या होता है, संधारित्र। इस तरह से होता है, इनके प्लेट के बीच की दूरी होती है, और दूरी का मात्रक होता है बच्चों मीटर, यानी एक मात्रक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होगा वोल्ट प्रति मीटर, यानी यह आपका न्यूटन प्रति कूलम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर है बच्चों, जूल प्रति कूलम नहीं हो सकता। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न का एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। क्या विक्षेपित करेगा, विक्षेपित मतलब डिफ्लेक्ट जी, उसको मतलब फोर्स लगा के, वैद्युत क्षेत्र फोर्स लगा के तनी उसके मार्ग से भटका दे, भटका दे मतलब यार और घुसका दे, ठीक है ना। चलो समझना, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित किसको करता, पहले यह जान लीजिए। अगर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है तो बच्चों यह विक्षेपित करता है आवेशों को। किसको विक्षेपित करता है, आवेशों। कैसे विक्षेपित करता है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से है, तो अगर इस वैद्युत क्षेत्र में बच्चों हमारा नेगेटिव चार्ज इंटर कर रहा है, यानी ऋण आवेश, तो इस पे इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक फोर्स लगेगा, वह कितना होता है, F बराबर QE। सबको पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, F बराबर QE, यही होता है। तो इतने बल से इस आवेश को विक्षेपित करेगा। अगर बच्चों आवेश हमारा ऋण आवेश है तो फोर्स जो लगेगा वह E के विपरीत लगेगा, E के दिशा के क्या होगा, विपरीत। यानी अगर इसमें कोई ऋण आवेश इंटर करे तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो फोर्स लगेगा, E की दिशा इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा। अगर बच्चों धन आवेश को इंटर कर रहा है इस वैद्युत क्षेत्र में, तो फोर्स जो होगा E की दिशा में, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यानी अगर धन आवेश इंटर कर रहा है तो इस पे जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा।
तो इसी फोर्स से अगर मान लीजिए कुछ वेग से आ रहा है, फोर्स लगा के उसके वेग को कम कर देता है या इधर उधर भेज देता है, कुछ तिरछा इंटर कर रहा है, ऐसे आ रहा है आवेश तो फोर्स इधर लगा के इधर भेज देगा, आवेश ऐसे आ रहा है ऋण आवेश है तो फोर्स विपरीत लगा के इधर भेज देगा, यानी उसको क्या कर देता, विक्षेपित कर देता, उसके मार्ग से भटका देता है। तो यह विद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित करता है, आवेशों को। लेकिन ऑप्शन में कहीं आवेश का कोई जिक्र किया नहीं है। तो आइए समझते हैं इसमें से आवेश हो कौन सकता है। तो बच्चों आप लोग याद रखेंगे एक्स किरण कभी आपका चार्ज नहीं हो सकता, यह आपका रेज होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब यूनिट 4 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहां जानेंगे। न्यूट्रॉनों को, न्यूट्रॉन तो बच्चों आपका उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, यह आपका किसी भी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, यह आपका उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा कण को, अल्फा कण क्या होता है सर जी, तो अल्फा कण पे बच्चों आपके 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन भी आपका आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, आवेशित होता है। यानी इस अल्फा कण में ही कौन है, इस अल्फा कण में ही कौन है बच्चों, आवेश है, अल्फा कण में ही कौन है, आवेश। और ये विद्युत क्षेत्र किसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, विद्युत क्षेत्र आवेशों को ही, और इसी अल्फा कण में आवेश है, इस वजह से यहाँ पे बच्चों यहाँ विद्युत क्षेत्र किसको डिफ्लेक्ट करेगा, यानी किसको विक्षेपित करेगा, किसको एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो अल्फा कण को करेगा। किसको करेगा बच्चों, अल्फा कण को। आई होप 5 प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ और बहुविकल्पी प्रश्न लेते हैं। तो बच्चों आ चुके मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग बहुविकल्पी के कुछ और प्रश्न लिए हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है बच्चों, वायु में रखे तो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। ध्यान से समझिएगा बच्चों, कह रहा वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ, वायु में रखे 2 धनावेश, मान लीजिए यहाँ पे एक धनावेश है, एक धनावेश यहाँ पर है, कह रहा वायु में रखे हैं के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने से, मान लीजिए इनके बीच हमने कोई परावैद्युत पदार्थ, कोई कागज रख दिया, कोई ग्लास रख दिया, कोई लकड़ी रख दिया, कह रहा है इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। बच्चों ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जब यह पदार्थ नहीं रखा रहेगा तो कूलॉम के अनुसार इनके बीच जो बल लगेगा वह लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन बच्चों जब कोई माध्यम में कोई पदार्थ रख देंगे तो यहाँ एप्सिलॉन के नॉट की जगह बच्चों हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, यानी अब इस पूरे वैल्यू में ध्यान से देखेंगे के से क्या होने लगा, डिवाइड होने लगा, यानी अब इस पूरे वैल्यू में, यानी अगर इसको हम एफ डैश कहें तो पहले क्या था बच्चों, एफ था, अब जब के से डिवाइड होने लगा यानी हो गया एफ बाई के, यानी अब पूरे वैल्यू में के से क्या होने लगा, भाग होने लगा। अब जब भाग होगा तो वैल्यू कुछ क्या होगा, कम होगा, यानी जब कोई परावैद्युत पदार्थ यहाँ रखेंगे बच्चों तो जो बल का मान होगा वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट नोटिस करेंगे। अगर बच्चों यही बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती तो भी सेम कंडीशन होता, ई डैश यानी कोई पदार्थ रखने से इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती, घट जाती। अगर विभव की बात करते तो भी विभव क्या होता बच्चों, घट जाता, यानी V अपान कितना हो जाता, Q हो जाता। लेकिन बच्चों संधारित्र के लिए 2 कंडीशन बनते हैं। क्या, संधारित्र आपका कुछ ऐसा होता है, 2 प्लेट होते हैं इसमें, और इन्हीं को हम किसी बैटरी से इस तरह से मान लीजिए कनेक्ट कर देते हैं। जब बच्चों इनका बैटरी प्लेट से, जो प्लेट इनका बैटरी से कनेक्ट रहेगा तो जो धारिता को C से डिनोट करते हैं, तो इस कंडीशन में तो धारिता इसका बढ़ेगा, उस जो परावैद्युत पदार्थ रखेंगे उसके मान से गुणा हो जाएगा। लेकिन अगर बैटरी इससे कनेक्ट नहीं है प्लेट तो इस कंडीशन में धारिता क्या होगा बच्चों, घटेगा, यानी C/K हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C/K। यहाँ बच्चों ध्यान देंगे यफ जो है निर्वात का है और यफ डैश क्या है, जब माध्यम में हमने इस माध्यम में जब पदार्थ को रख दिया। उसी प्रकार ई डैश भी है, वी डैश भी और सी डैश भी। मतलब बच्चों यफ भी अगर परावैद्युत पदार्थ रखे तो बल भी घटेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटेगी, विभव भी क्या होगी, घटेगी। लेकिन धारिता कब बढ़ेगा, जब प्लेटों को बैटरी से जोड़ेंगे, और धारिता कब घटेगा, जब प्लेटों को बैटरी से नहीं जोड़े रहेंगे। क्लियर होगा बच्चों सारा पॉइंट्स। तो अगर यह पॉइंट क्लियर है, यानी क्या रहा, प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, कह रहा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व दूरी r में संबंध, r में संबंध। क्या संबंध है, कह रहा ऑप्शन E प्रोपोर्शनल 1/r², E प्रोपोर्शनल 1/r3, E प्रोपोर्शनल 1/r, E प्रोपोर्शनल 1/r पे पावर 4। इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से प्रश्नों को समझेंगे ताकि आपका बहुविकल्पी प्रश्न कोई भी आए तो आप उसको सॉल्व कर सके, यानी अच्छी तरीके से टिक लगा सके। अगर बच्चों बिंदु आवेश के कारण कह रहा है
तो जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है होता है KQ/R²। क्या होता है बच्चों? KQ/R², यानी E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है? R² है। यह किसके लिए है बच्चों? पॉइंट चार्ज के लिए, यानी बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए है बच्चों? बिंदु आवेश के लिए। E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/R², यानी यहाँ पे बिंदु आवेश के लिए कहा भी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? E प्रोपोर्शनल 1/R²। लेकिन अगर यहीं पे आपको द्विध्रुव नाम ले लेता, चाहे अक्षीय कहता चाहे निरक्षीय, तो आपका सूत्र हो जाता है E प्रोपोर्शनल 1/R²। अगर यही बच्चों कह देता विभव, क्या कह देता? विभव। विभव में E और R के बीच रिलेशन, तो यही हो जाता E प्रोपोर्शनल 1/R। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, ए भी और ए भी। अगर बिंदु आवेश है तो E प्रोपोर्शनल 1/R² होगा, जो कि यहाँ पूछा था। अगर यही द्विध्रुव का होता तो E प्रोपोर्शनल 1/R²। द्विध्रुव के चाहे अक्षीय स्थिति में R और E में रिलेशन, चाहे तो निरक्षीय स्थिति में E और R में रिलेशन, यही होता। अगर विभव वाले पॉइंट के में कहता है, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V, यहाँ थोड़ी बच्चों यहाँ थोड़ा सा समझेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V तथा R में संबंध, तो यह क्या होगा? V प्रोपोर्शनल 1/R। क्लियर है? तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा वेक्टर E व वेक्टर P के लिए बल युग्म आघूर्ण होगा। बल युग्म आघूर्ण होगा, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? बल युग्म आघूर्ण E और, यानी ऐसे भी कह सकते हैं वेक्टर E व P में क्या इनका गुणनफल होगा। तो बच्चों वैद्युत बल युग्म आघूर्ण जो होता है, इसको हम टाउ से दर्शाते हैं। इससे दर्शाते हैं टाउ से, और टाउ बराबर होता है बच्चों PE sin थीटा। और जब यह थीटा क्या है? P और E के बीच का कोण, जब sin थीटा हटाते हैं, यानी इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, तो इनके मध्य में क्रॉस प्रोडक्ट आता है, यानी वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। क्लियर है बच्चों? यानी यहाँ पे कौन सा रिलेशन सही होगा? E और P में संबंध वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है? 1 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के दो आवेशों के मध्य बलों का अनुपात। ध्यान से समझेंगे। अगर बच्चों यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम का आवेश है और यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम, अगर इस आवेश के लिए हम बल देखें, फिर इस आवेश के लिए, तो कूलम के नियम के अनुसार यही होगा कि Q1 Q2/R², यानी इनके बीच अगर दूरी कितनी हो? R। यही होगा इस आवेश के लिए। अगर यहां से देखें तो भी यही होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है। और जब अनुपात निकालोगे, मान लो इसको, इसके लिए पहला बल कह दिया, इसके लिए दूसरा, तो दोनों बराबर हैं जब, क्योंकि आवेश समान है, दूरी समान है, तो जितना बल इसके लिए होगा प्रतिकर्षित करेगा, उतना ही इसके लिए भी होगा। यानी इन दोनों के मध्य जो बल होगा यही होगा। अगर अनुपात निकालेंगे F1/F2, तो बच्चों दोनों जब बराबर है तो पूरा वैल्यू ऊपर भी यही लिखोगे, नीचे भी पूरा वैल्यू कैंसिल होकर 1/A, यानी कितना आ जाएगा? 1:1। यानी इस कंडीशन में बच्चों अगर दो आवेश दे, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कोई भी दो आवेश दे और उनके बीच बलों का अनुपात पूछ ले, तो वह 100% आपका होगा 1:1, यानी 1:1। क्लियर है बच्चों? कोई भी दो आवेश दे, उनके मध्य बलों का अनुपात तो 1:1। यहाँ पे बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से इसको भी समझेंगे। आई होप आप लोग को सारे प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं क्लियर है तो बच्चों जरूर वीडियो को एक बार रिपीट करके सभी प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं बहुविकल्पी प्रश्न के लिए। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? कह रहा है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह बच्चों आप लोग याद रख लेंगे, इसका ऑप्शन होगा 6.25 × 10⁻18, यानी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ज्ञात कैसे करते हैं? आइए देखिए। आवेश के क्वांटीकरण बच्चों है आपका Q बराबर या नहीं होता है तो प्लस माइनस या नहीं। लेकिन यहाँ पे बच्चों कह दिया क्या? 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग Q बराबर कह देंगे केवल क्या है, यानी अगर हमें यह निकालना है तो ई गुणे में कहाँ जाएंगे? बट्टे में, यानी Q/E। वैल्यू रखिए कितना कूलम आवेश का है? 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19। अब जब इसको हल कर लेंगे, मतलब n बराबर 1/1.6 माइनस ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10⁻19, और इसको दशमलव हटा के, यानी 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 × 10 पे कितना? 19। काट दीजिए, यानी 5/8 और गुणे 10 पे कितना? 19। अब डिवाइड करेंगे, यहाँ भाग तो होगा नहीं, 0.86 48, कितना बचेगा? 2, और कितना बचेगा? 4, 8 बचे 40, यानी डिवाइड करेंगे 0.2625 10 पे 19। अब दशमलव को यहाँ लेकर आएंगे तो 6.25, दशमलव बाएं से दाएं से, सॉरी बच्चों, बाएं से दाएं जाता है, दाएं तो 10 पे माइनस घात, क्या अंक गया? 1 अंक, तो 10 पे -1, और यहाँ 10 पे कितना? 19,
यानी कितना बचेगा 6.25 गुणे 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन। तो यह पूरा कैलकुलेशन हो गया किस तरह से आया है। आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, कूलम में आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि एक प्रश्न बहुविकल्पी में या उत्तरी में यहाँ से जरूर पूछ लेता है आवेश का क्वांटीकरण से। क्या पूछेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछेगा। आवेश आपको दे देगा, यह पूछ लेगा, तो यह क्यू/E आवेश का मान रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 100% सॉल्व हो जाएगा। आई होप यह 10 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यह 10 बहुविकल्पी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी हमने पहले अभ्यास कूलम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया, यानी एक अभ्यास को 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला वीडियो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, और दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और तीसरे वीडियो में देखेंगे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बच्चों आई होप ये आपको कंप्लीट हुआ होगा सारे प्रश्न। अगर पूरा कंप्लीट हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके बाकी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।